तो इलेक्ट्रो ऑब्वियसली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, सब जानते हैं। एंड स्टैटिक्स मींस एट रेस्ट और स्टेशनरी। सो व्हेनेवर चार्जेस आर एट रेस्ट, उसकी जो स्टडी होगी दैट विल बी डन अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये बेसिकली वैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एक होगा पार्ट इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड पार्ट इसका रहता है करंट, मैग्नेटिज्म, एंड थर्ड पार्ट इसका रहता है एआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो तीनों ही बड़े स्पेशल तरीके से सेलेक्ट किए गए हैं। यहाँ पर जो है आपके चार्जेस एट रेस्ट होंगे, यहाँ पे मूविंग होंगे, here charges will move with constant velocity, and here charges will accelerate. ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप देखोगे 2 चैप्टर आते हैं, 2 चैप्टर आएंगे इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पर्टिकुलरली। वो आपका रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और दूसरा रहेगा एक कैपेसिटर का। फिर उसके बाद ये जहां पर चार्ज मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी इसी का पार्ट है एक तरीके से। पहले हम बस जब करंट मूव करता है तो उसमें उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके इफेक्ट जो है वो पढ़ेंगे, एंड दैट इफेक्ट इज मैग्नेटिज्म। एंड फाइनली जब भी चार्ज एक्सेलरेट करता है तो एक्सेलरेट करते हुए इट लूजेस एनर्जी। हमेशा हमेशा आपका कोई भी चार्ज अगर एक्सेलरेट करेगा इट विल लूज सम एनर्जी। ये मैक्सवेल की इक्वेशन से आ जाता है बहुत आराम से, और वो एनर्जी लूज होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मेरी थोड़ा सा एक चैप्टर है इसके लिए आपके 3 चैप्टर है यहाँ पर, 2 चैप्टर यहाँ है, 3 यहाँ है, 1 यहाँ है। अच्छा इसमें भी 2 नहीं है, इसमें ज्यादा है, 4 चैप्टर। इनफैक्ट एसी को भी अलग मान लो तो 5 चैप्टर, तो 2 चैप्टर, 5 चैप्टर और एक छोटा सा चैप्टर ये। तो ये सब चीजें हम जो है इनमें पढ़ेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कहानी कैसे होती है ये भी सीखेंगे। सो बेसिकली इसकी जो कहानी शुरू होगी वो शुरू होती है चार्ज से। एक्चुअली चार्ज होता क्या है ये जानना है। चार्ज होता क्या है ये जानना है अगर, तो पहले हम चार्ज के बारे में ही पढ़ेंगे। Now what is a charge? What is the definition of charge अगर कोई आपसे पूछे तो charge is a fundamental property of a particle. It is a fundamental property of a particle. Just like mass, it is a fundamental property of particle responsible for electromagnetic interaction. That what are the properties of charge? Charge का हमने डेफिनेशन बना लिया है, मास की तरह ही ये भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज की, किसी भी पार्टिकल की। सबसे पहले जो शुरुआत कहाँ से हुई थी, अगर आप थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जानना चाहते हो तो बहुत पुरानी है, बहुत पहले से लोग जानते हैं। ग्रीस के जो लोग थे वो काफी पहले जानते हैं, ग्रीस लोग। और इलेक्ट्रॉन जो वर्ड है इसका मीनिंग एम्बर होता है। एम्बर एक तरह का मटेरियल है जिसको कि ग्रीस में इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है, और वहीं से वर्ड इलेक्ट्रॉन बना, which is directly related to charge. एम्बर की खास बात क्या थी? एम्बर को जब आप ग्लास से रगड़ते थे, एम्बर इज समथिंग लाइक सिल्क, उसको जब आप ग्लास से रगड़ते थे
तो क्या होता था, उसमें एक थोड़ी सी प्रॉपर्टीज आ जाती थी, दे स्टार्टेड टू अट्रैक्ट और रिपेल। तो उसकी वजह से वहां से फिर आपका ये सब चीजें आनी शुरू हो गई। फिर ये भी आगे देखा गया कि अगर आप ग्लास रॉड लीजिए, ग्लास रॉड को सिल्क से या वूल से रख लो तो भी उसमें फिर उनके पास लो तो दे विल स्टार्ट टू अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर में। सो ये अट्रैक्शन रिपल्शन इसी की वजह से होता था। अब हमें यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है कि चार्जेस की सिंपल अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। What are the different properties of charge? The first property is that charge are of two types. Similar charge attract करते हैं, opposite charges repel करते हैं। और मिनी में ही एक चार्ज को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव बोल देंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। प्रॉपर्टी सिमिलर चार्जेस repel and opposite charges attract। फिर उसके बाद charge is a scalar quantity and it has additive property। additive properties मतलब अगर दो चार्ज एक जगह लिख दिया तो टोटल चार्ज आप टोटल ऐड करके निकाल सकते हो। स्केलर है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो नेट चार्ज 0 हो सकता है। तो इसी वजह से फिर चार्जेस को पॉजिटिव नेगेटिव बोल लिया गया क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई करते हैं, कैंसिल करते हैं। ये पर्टिकुलर जो पॉजिटिव नेगेटिव दिया गया था, दिस वाज गिवन बाय अ वेरी फेमस साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा। उसके बाद और भी जो प्रॉपर्टीज हैं वो देखो, there are several other properties which are net charge in isolated system is conserved, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगता है। और अगर आपको पुराना याद है तो दिस इज द फोर्थ कंजर्वेशन लॉ जो आप सीख रहे हो यहाँ पर। दिस इज द फोर्थ कंजर्वेशन लॉ। इससे पहले 3 मैकेनिक्स में आपने सीखे थे कंजर्वेशन लॉज। एक था पहला कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फिर सीखा हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर हमने सीखा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड दिस इज द फोर्थ कंजर्वेटिव लॉ जो आप सीख रहे हो, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और एक प्रॉपर्टी क्या है, दैट चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कौन से फ्रेम से देख रहे हो आप, स्टेशनरी फ्रेम से देख रहे हो या मूविंग फ्रेम से देख रहे हो या एक्सेलरेटिंग फ्रेम से देख रहे हो, इट वोंट मैटर। चार्ज का जो वैल्यू है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। मेरे को बताओ क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। थोड़ा सा इसको देखो ऐसे, अगर मेरे पास पॉजिटिव दो चार्जेस हैं, दे विल रिपेल ईच अदर। नेगेटिव चार्जेस हैं, दे विल आल्सो रिपेल ईच अदर, तो दोनों रिपेल कर रहे हैं। और अगर मेरे पास एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, देन दीज विल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, वहीं अगर मान लीजिए एक न्यूट्रल है यानी 0 चार्ज है और एक पॉजिटिव है, ये क्या करेगा? सर दूसरे न्यूट्रल वाले को पॉजिटिव चार्ज कर देगा और खुद नेगेटिव हो जाएगा। अट्रैक्शन सर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स बनेंगे नेगेटिवली और पॉजिटिव। भाई मैं पूछ रहा हूँ रिपेल करेगा अट्रैक्ट करेगा, कहाँ की कहानी सुना रहे हो? सर कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं। ओके, नाउ दैट डिपेंड्स। वो करता है डिपेंड, और किस बात पे डिपेंड करता है थोड़ी देर में हम इसको सीखेंगे, तो अभी के लिए इसको होल्ड पे डालते हैं।
अच्छा एक चीज और बोल रहे हैं हम, इसका यूनिट क्या रहेगा अभी चार्ज का? चार्ज स्केलर है तो मालूम है, यूनिट क्या होएगा चार्ज का? कूलम। कूलम। इसकी यूनिट होती है कूलम, एंड कूलम इज अ वेरी लार्ज यूनिट, ध्यान रखना, इट इज अ लार्ज यूनिट। 1 कूलम चार्ज बहुत ज्यादा होता है, 1 कूलम चार्ज काफी ज्यादा होता है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 1 कूलम चार्ज हम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, मतलब इट इज वेरी टफ। ऑलराइट, नाउ द इलेक्ट्रोस्कोप की बात करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप? एक्चुअली इलेक्ट्रोस्कोप इज an instrument which is used to check whether the object in question has charge or not, whether it has charge or not, ये चेक करने के लिए आप इसको यूज करते हो। क्या होता है यहाँ पर? कुछ इस टाइप का देखने में होगा। ये सील्ड एक जार है, सील्ड जार के अंदर आपने यहाँ पर एक मेटल कंडक्टर रखा हुआ है, अभी कंडक्टर इंसुलेटर पढ़ेंगे हम, और ये 2 लीव्स है, छोटी छोटी गोल्ड की लीव्स है, दीज आर गोल्ड लीव्स। गोल्ड इज सपोज टू बी वेरी गुड कंडक्टर, एंड बहुत ही हल्का भी आप बना सकते हो गोल्ड से, बहुत पतली पतली चीजें बना सकते हो, इसलिए हमने गोल्ड का लेते हैं। अब अगर आप इसके पास कोई भी चार्ज बॉडी लेके आओगे तो क्या होगा? चार्ज इसमें चला जाएगा और फिर इन दोनों में सेम चार्ज पहुंच जाएगा, और अगर सेम चार्ज पहुंच जाएगा तो ये रिपेल करने लगते हैं और ऐसे खुल जाते हैं, थोड़ा सा ओपन अप हो जाएगा, तो आपको पता लग गया कि हाँ ये बॉडी चार्ज थी। और अगर इसके पास आप न्यूट्रल लेके आ गए तो न्यूट्रल लेके आने से कुछ भी नहीं होगा, ये लीव्स आपस में चिपकी हुई रहेंगी ऐसे। तो इनका यही काम है इलेक्ट्रोस्कोप का, ये आपको बता देगा कि वेदर आपका जो बॉडी है वो चार्ज है या नहीं। इसके बाद हम जो है सीधे आएंगे ना, व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, समझना है अपने को। मटेरियल्स which allow charges to pass through easily are called conductors। सबको मालूम है ये बात। इसका ठीक उल्टा होगा आपका इंसुलेटर। तो जनरली जो मेटल्स होंगे, इनका एग्जांपल्स होंगे, जितनी मेटल्स हैं दे आर जनरली और ऑल गुड कंडक्टर्स। बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है दुनिया में? सर सिल्वर। सिल्वर। करेक्ट, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, फिर कॉपर हो गया, ये सब बहुत अच्छे कंडक्टर्स। तो ऐसा रहेगा कि मान लीजिए आपने कोई भी कंडक्टर लिया और इसको एक चार्ज बॉडी के साथ टच करा दिया, इस पॉइंट पे टच करा दिया, तो होगा कि यहाँ से चार्ज तुरंत से भाग जाएगा एकदम से और सारे में फैल जाएगा कंडक्टर में। ये कंडक्टर की खास बात होती है, कंडक्टर से फटाफट भाग जाएगा। वहीं अगर मान लीजिए इंसुलेटर होता हमारे पास, तो जिस पॉइंट पे आपने टच करा है मे भी हो सकता है थोड़ा सा चार्ज चला जाए उस पर, लेकिन बाकी पूरी बॉडी पे नहीं फैल पाएगा वो। तो इंसुलेटर जो है वो जस्ट ऑपोजिट है। इंसुलेटर्स do not readily allow charges to pass through, या फिर बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो चार्ज इंसुलेटर से पास होगा, अदरवाइज नॉर्मली इट विल नॉट पास थ्रू। तो जितने भी आपके क्या बोलते हैं नॉन मेटल्स हैं, दे आर जनरली पुअर कंडक्टर्स। पुअर कंडक्टर मतलब ये एक इंसुलेटर होगा। एक और कैटेगरी होती है इनके बीच में, विच इज कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की खास बात क्या है कि वो ना तो एकदम से मना कर देता है चार्ज को और ना ही बहुत अच्छे से पास कराता है। तो इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच में रहेगा वो सेमीकंडक्टर्स। और सेमीकंडक्टर्स का हम एक अलग से चैप्टर ही पढ़ेंगे बाद में।
थोड़ा सा डिफरेंट उसका जो है बिहेवियर होता है देन दीज कंडक्टर्स एज वेल एज इंसुलेटर, काफी डिफरेंट होता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर्स पर ही बेस्ड है। बॉडी को अगर मुझे चार्ज करना है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं चार्ज करने के, और वही मेथड्स अपने को देखना है। तो सबसे पहला मेथड इसमें आता है कंडक्शन। नाउ व्हाट इज कंडक्शन? नाम से पता लग रहा है कंडक्ट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, पास हो रही है इलेक्ट्रिसिटी। तो एक दूसरी ऑब्वियस सी बात है कि जिसको आप चार्ज कर रहे हो, मान लीजिए न्यूट्रल था, और एक दूसरी बॉडी है जो कि आप चार्ज है, तो पहली चीज दोनों का ही कंडक्टर होना जरूरी है। ये दोनों ही कंडक्टर्स होने चाहिए। फिर आप क्या काम करोगे? कंडक्टिंग वायर ही इसके बीच में कनेक्ट करोगे। मान लीजिए स्विच है यहां पर, जैसे आप इसको कनेक्ट करोगे व्हाट विल हैपन? चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी की तरफ करंट फ्लो कर जाएगा और चार्ज फ्लो कर जाएगा। अब फाइनली दोनों ही चार्ज हो जाएंगे। ये समझ में आता है सबको? सिंपल। हाँ सर। यस सर। सो दिस इज नोन एज, इसमें दोनों का ही कंडक्टर होना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें आता है, सेकंड मेथड है इंडक्शन। इंडक्शन पहला था कंडक्शन, नेक्स्ट है इंडक्शन। ये भी मेथड ऑफ चार्जिंग है। इसमें क्या करते हैं हम? इसमें एक्चुअल कांटेक्ट नहीं लेके आते। अच्छा, इस वायर की जगह आप डायरेक्टली भी कांटेक्ट में ला सकते थे, वो एक ही बात होगी। ये वाली बात समझते हैं? ये वायर ना लेके आप डायरेक्टली इसके साथ कांटेक्ट में लाते तो भी कंडक्ट हो जाता। फिर इंडक्शन है, देखो इंडक्शन में क्या है, यू विल रिक्वायर, जिसको चार्ज करना है वो कंडक्टर होना चाहिए, और ये न्यूट्रल है, इनिशियली इस पर कोई चार्ज नहीं है। जो पहले से ही चार्ज है वो कुछ भी हो सकता है, तो बस मैं लिख रहा हूं यहां पर चार्ज, कैन बी कंडक्टर और इंसुलेटर, इट वोंट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इसको एक्चुअल में इसके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं लेके आओ। करना क्या है? आप इस चार्ज पार्टिकल को इसके बहुत करीब लेके आओगे, चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के बहुत पास लेके आओगे। तो मान लीजिए पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज था, इट माइट बी अ कंडक्टर, इट माइट बी इंसुलेटर, इट वोंट मैटर। तो उससे होगा क्या है, न्यूट्रल बॉडी में सिंस ये कंडक्टर है, बहुत आराम से नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर पास में आ जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूर चले जाएंगे। ये वाली बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। अब अगर आपने इसको वापस हटा लिया तो कुछ भी नहीं होगा, ये वापस एडजस्ट हो जाएंगे चार्जेस अंदर, तो न्यूट्रल ले जाएगी बॉडी। तो चार्जिंग कैसे होगी इससे? आप क्या काम करोगे, नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आप क्या काम करोगे इसमें, यू विल कनेक्ट दिस टू अर्थ। इसको अर्थिंग बोला जाता है, जिसके बारे में डिटेल थोड़ी देर बाद आएंगे, थोड़ी देर बाद मतलब कुछ दिन बाद आएंगे, लेकिन इसको अर्थिंग बोला जाता है। इससे होता क्या है, ये वाला नेगेटिव चार्ज तो इसने बांध के रखा हुआ अपने साथ, अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, भगाने की कोशिश कर रहा है। अगर तुमने इसको एक पाथ दे दिया यहाँ पर फ्लो करने का, तो इसमें फ्लो कर जाएगा और ये पूरा का पूरा अर्थिंग में पहुंच जाता है। तो आप इसको ऐसे कनेक्ट करोगे तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में पहुंच जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप तुरंत से इसको हटाना नहीं है, ध्यान रखना ये बात, इसको भी नहीं हटाना है। जब ये पॉजिटिव चार्ज इसमें सारा चला गया, अब अर्थिंग को पहले हटाना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। अर्थिंग पहले हटाओ। अब इस पर नेट चार्ज नेगेटिव रह गया है और उसके पास अब कोई रास्ता भी नहीं आने जाने का कहीं भी। अब आप इसको अगर दूर ले भी जाओगे तो ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज रह जाएगा। लेकिन अगर आपने अर्थिंग नहीं हटाया, अर्थिंग करे रखा, इसको पास लाई, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज चला गया, दूर ले जाओगे तो पॉजिटिव चार्ज वापस आ जाएगा। ये वाली बात समझ आती है सबको? यस सर। तो क्या काम करना है,
अर्थिंग करा हुआ है, इट डजंट मैटर पहले किया था अर्थिंग या बाद में किया था, अर्थिंग क्या हुआ है, आप उसको पास लेके आ गए, जैसे ही पास लेके आओगे पॉजिटिव चार्ज भाग जाएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो उल्टा, यहाँ पॉजिटिव आता यहाँ नेगेटिव आ जाता और नेगेटिव भाग जाता। तो क्या करना है, आप उसको पास लेके आए, अर्थिंग करा, उनमें से कोई भी पहले या बाद में कर सकते हो, डोंट मैटर, लेकिन इसको पास में रखे रखे आपको अर्थिंग हटाना भी है। आपने अर्थिंग हटाया, फिर उसको दूर ले जाओ, पास ले जाओ, ये ओवरऑल नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ सर। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन, और इससे आप कंडक्टर्स को ही चार्ज कर सकते हो। ओनली कंडक्टर्स कैन बी चार्ज्ड। जिससे चार्ज कर रहे हो वो बॉडी, इट कैन बी इंसुलेटर और कंडक्टर इन बोथ मैटर। अब ये तो हो गया चार्जिंग का तरीका, लेकिन बात करते हैं अगर मान लीजिए हमारे पास सपोज दोनों ही अगर इंसुलेटर होते तो क्या, मतलब ये वाला तो कुछ भी हो जाए, ये चार्ज बॉडी है, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन ये जस्ट ये न्यूट्रल बॉडी थी, दैट वाज अ इंसुलेटर। तो ऐसे में होगा क्या? तो देखो पहला स्टेप तक तो हो जाता है, ये वाला काम हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको बहुत पास लेके आओगे तो अपनी तरफ थोड़े से नेगेटिव चार्ज को यहां पर लेके आ जाएगा। कैसे आता है नेगेटिव और कैसे आता है पॉजिटिव वो भी बताऊंगा मैं, लेकिन अभी मानो पहले इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर अब आपने इसकी अर्थिंग करी तो यही प्रॉब्लम है, ये अपने पॉजिटिव चार्ज को छोड़ता नहीं है, उसमें फ्लो नहीं हो सकता चार्ज। मे बी जिस पॉइंट पर आप इसको कनेक्ट करोगे थोड़ा सा चार्ज भी चला जाएगा, बट इट वोंट मैटर मच। अल्टीमेटली ये वाला चार्ज जो है यहाँ पर फ्रीली मूव नहीं कर सकता, इट इज नॉट फ्री, इसलिए इसकी चार्जिंग आप नहीं कर सकते हो। हाँ, इंडक्शन हो गया है, ध्यान समझना, इंडक्शन इसी प्रोसेस को बोलते हैं। चार्ज अलग अलग आपको ने कर दिया, सेपरेट कर दिया, उसी प्रोसेस को इंडक्शन बोला जाता है। आगे जो अर्थिंग वगैरह करी है दैट इज फर्दर चार्जिंग बाय इंडक्शन, लेकिन इंडक्शन इसी प्रोसेस को बोला जाता है जो चार्ज सेपरेशन हो गया। जब आप पॉजिटिव चार्ज इसके पास लेके आओगे तो यहां पर भी नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा, बट फर्दर अगर आपने इसको अर्थिंग करा तो चार्जिंग वाला आगे जो है फ्लो नहीं कर पाएगा पॉजिटिव चार्ज। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि इंडक्शन दोनों में होता है, चाहे कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो, इंडक्शन दोनों में होगा, लेकिन चार्जिंग किसकी पॉसिबल है? बोलो, चार्जिंग किसकी पॉसिबल है? कंडक्टर की। चार्जिंग सिर्फ कंडक्टर की ही पॉसिबल है। अब बस थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि जब ये इंसुलेटर था तो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव कैसे आ गया। तो देखो ये काम कैसे क्यों होता है इसमें, और सुनो ये आपको चलो ये थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, मतलब इसका ऑब्जर्वेशन भी हमने किया है कि ऐसा होता है, उसको करेंगे डिस्कस अभी। हाँ, अभी ये देखो होता क्यों है ये, आपने कोई भी इंसुलेटर पकड़ा उसमें हमेशा न्यूट्रल है, इसका ये मतलब नहीं चार्ज ही नहीं है इसके अंदर। इसका मतलब ये होता है कि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है, और इंसुलेटर होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस है ना वो आपस में बंधे हुए हैं बहुत अच्छे से, अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएंगे। जब आप इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज लेके आते हो तो जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट तो होना शुरू हो जाएंगे, बट दे आर फिक्स्ड, मूव नहीं कर पाते। तो अट्रैक्ट होने की वजह से वो सब इस डायरेक्शन में फेस करने लगेंगे। पहले तो रैंडमली भी रहे होते, कोई इधर की तरफ होगा कोई उधर की तरफ होगा रैंडम, लेकिन जैसे आप इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज लेके आओगे, यहाँ पर ये पॉजिटिव लेके आ गए, तो सभी के सब कुछ इस तरीके से घूम जाएंगे, इनको डायपोल्स बोलते हैं। वैसे ये सारे के सारे जो डायपोल है ये कुछ इस तरीके से घूम जाएंगे कि सबके नेगेटिव वाले जो है इधर की तरफ फेस करने लगेंगे इस डायरेक्शन में, और पॉजिटिव वाले दूर की तरफ। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव करोगे जब, तो सरफेस पर जस्ट यहां पर एक ओवरऑल नेट नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई देगा, और इधर की तरफ ये नेगेटिव पॉजिटिव जब इकट्ठा हो जाएगा तो सरफेस पर आपको क्या दिखाई देगा,
एक नेट पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चार्ज उठ के यहां से कहीं से बीच में आके यहां आ गया है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहीं पे सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने अपने आप को इस तरीके से अरेंज किया कि इधर की तरफ बाहर की तरफ नेगेटिव आ जाएगा और उनका पॉजिटिव अंदर पहुंच जाएगा, जबकि इधर वालों में पॉजिटिव इधर बाहर आ जाएगा और नेगेटिव इधर अंदर पहुंच जाएगा। कंडक्टर्स में और इंसुलेटर में फर्क जो है वो यही है। देखो कि कंडक्टर अगर ये कंडक्टर होता और आप उसको इंडक्शन उसमें लगा रहे हो तो नेगेटिव चार्ज जो है पूरा का पूरा उठ के ही यहां पहुंच जाता है, क्योंकि वो फ्री है मूव करने के लिए, और ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज यहां पर। लेकिन इंसुलेटर में इट इज नॉट फ्री टू मूव, तो सिर्फ ये रीअरेंज हो रहे हैं, अपनी ही जगह पर घूम जा रहे हैं। आपका कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है उसमें आपको मालूम है बीच में पॉजिटिव न्यूक्लियाई होता है और चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है नेगेटिवली चार्ज। जब आप इसको एक पॉजिटिव चार्ज के पास लेके आओगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ खींचना शुरू हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज रिपेल होना शुरू हो जाएगा। तो इसका जो शेप है, इफेक्टिव शेप है, वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा मे बी। इधर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था तो ये कुछ इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज जो क्लाउड है वो इधर की तरफ खिंच जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर पहुंच जाएगा। अब यही काम हुआ, यहां पर आपने जो है पॉजिटिव चार्ज रखा बहुत सारा, तो हर एक मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव है वो इधर की तरफ खिंच जाएगा और पॉजिटिव दूर पहुंच जाएगा। तो बीच में तो आपको कोई इफेक्ट दिखाई देगा नहीं इसका, बीच में जो इसका बल्क है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, लेकिन जो सरफेस है वहां पर एक नेट नेगेटिव चार्ज और एक नेट पॉजिटिव चार्ज दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ध्यान दो, नेगेटिव चार्ज फ्री नहीं है, ये ऐसा नहीं है बीच में से उठ के आया कहीं से। यहाँ वाली जो मॉलिक्यूल थे उन्होंने अपने आप को ऐसे रीअरेंज करा है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ दिखाई देंगे आपको इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर पॉजिटिव वाले बाहर की तरफ दिखाई देंगे। एक चीज और हमने को यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और पढ़नी है, एंड दैट वाज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दैट प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चार्ज जनरली Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इट विल ऑलवेज बी अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और यहीं से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, मैग्नीट्यूड 1.6 10 to the power -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर जो होता है चार्ज नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है, इतना ही सेम। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पर इतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन पर इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। सो ऑल द चार्ज इन द वर्ल्ड विल बी अ इंटीजर मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू है बहुत छोटी, तो जिस स्टेप में आपका चार्ज बढ़ रहा है वो बहुत छोटा है। अगर बहुत छोटा है तो आपको इन जनरल जो चार्जेस दिखाई देंगे दे विल लुक कंटिन्यूअस, इसलिए आप कंटिन्यूअस चार्जेस झेल भी सकते हो। तो आपको जनरली चार्जेस जो है कंटिन्यूअस दिखाई देंगे। ऐसे जैसे आपको मालूम है कोई भी डिजिटल फोटोग्राफ होती है वो पिक्सल से मिलकर बनी होती है, बहुत ज्यादा जूम कर लोगे तो पिक्सेलेटेड आपको अलग अलग नजर आ जाएंगे, लेकिन अगर आप दूर से देख रहे हो या फिर जूम नहीं किया हुआ आपने तो आपको कंटिन्यूअस पिक्चर नजर आती है। वो तो सेम फंडा यही है, यहाँ पर जो पिक्सल्स है वो बहुत छोटे हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो बहुत छोटा है। तो नॉर्मल मैक्रोस्कोपिक लेवल पर आपका जो चार्ज है वो कंटिन्यूअस माना जा सकता है, बट फंडामेंटल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इट इज क्वांटाइज्ड, यानी कि इट विल ऑलवेज बी इन दीज स्टेप्स। अभिलाष, क्वार्क जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है बस वो मैं करा दूंगा, डोंट वरी, क्वार्क में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम मेथड ऑफ चार्जिंग पे ही हैं, उस पर सारा फोकस रखना है अपने को, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। क्वार्क मेरे को लास्ट में याद दिलाना, क्वार्क थोड़ा सा बता दूंगा, एक ही क्वेश्चन है इसके ऊपर, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन बनेगा भी नहीं इसमें। ओके, नेक्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग इज फ्रिक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट है और सभी ने देखा है। जब बहुत ठंड पड़ती है, हालांकि यहाँ पर कमी पड़ती है, ज्यादा नहीं होती, बट जब भी ठंड पड़ती है तो आप जो है वूलन क्लॉथ्स पहनते हो। वूलन क्लॉथ्स को जनरली पहनते वक्त या उतारते वक्त यू विल फील कि कुछ स्पार्क होते हैं छोटे छोटे, फील किया सबने? हाँ सर। सर और अगर आपने थोड़ा अंधेरे में दिया तो दिखता भी है वो अच्छे से। तो दैट हैपेंस, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको। लेकिन वो आता कहां से है? वो फ्रिक्शन की वजह से आता है।
जब आपने दिन भर कपड़े पहने हुए हैं तो जनरली आपकी बॉडी के साथ या बाकी कपड़ों के साथ वो फ्रिक्शन की वजह से दे स्टार्ट टू गेट चार्ज। तो फ्रिक्शन जो है वो चार्ज कर सकता है। व्हेन यू रब टू बॉडीज विद ईच अदर, these body will tend to get charge. It will have a tendency to get charge. लेकिन बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये, they both must be insulator. कंडक्टर्स को आप फ्रिक्शन से चार्ज नहीं कर पाओगे। हाँ, आई एम सेइंग दैट फ्रिक्शन से आप चार्जिंग कर सकते हो, लेकिन कंडक्टर्स चार्ज नहीं होंगे। ओनली इंसुलेटर्स कैन बी चार्ज लाइक दिस। जब आप दो बॉडीज को ऐसे रब करोगे तो होगा कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से यहां जंप कर जाएंगे। तो मान लो इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे जंप कर गए, तो रिजल्ट क्या आएगा? ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यही होगा ना। अगर ये कंडक्टर है तो बिफोर यू सेपरेट दीज टू सरफेस, ये चार्ज वापस जंप कर जाएंगे, क्योंकि कभी सेपरेट रहना नहीं चाहते। न्यूट्रल वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल है। तो आपने मान लीजिए दो कंडक्टर्स को ऐसे रब किया, दो कंडक्टर्स को आप रब कर रहे हो, ठीक है, ऐसे ये दो कंडक्टर्स हैं, इनको रब किया आपने, तो हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाए, लेकिन क्या होगा ना, कंटिन्यूअसली वापस भी आते रहेंगे, क्योंकि कंडक्टर है। कंडक्टर है तो बहुत आराम से जो है वापस आ जाएंगे। तो बिफोर यू सेपरेट देम, वो जैसे आप इनको मान लीजिए रब करके ऐसे सेपरेट करने की कोशिश करते हो, तो उससे पहले ही वो चार्जेस वापस से अपनी जगह आके न्यूट्रल कर देंगे एक दूसरे को। तो फ्रिक्शन से आप कभी भी कंडक्टर्स को चार्ज ही नहीं कर पाओगे, या फिर सफिशिएंट वे में चार्ज नहीं कर पाओगे कि आप ऑब्जर्व कर पाओ। तो ये काम इंसुलेटर में ही होता है। और आप देखो जितनी भी चीजें आपने देखी है ना, ये जैसे एक वो भी करते थे ना बचपन में कि एक स्केल ले लिया आपने, उसको सर पे रगड़ा और फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़े जो है उससे अट्रैक्ट हो जाते थे। होते नहीं कि किया ये कभी? यस सर, यस सर। है ना। या फिर किसी बलून को लेना, कभी बलून को सिर पर रगड़ना और आप फिर उसको दीवार पे चिपका सकते हो, दीवार पे चिपक जाएगा वो ऐसे ही थोड़ी देर के लिए। सो इनमें से कोई भी चीज आप देखोगे, इट इज नॉट अ कंडक्टर। कंडक्टर इस तरीके से चार्ज नहीं हो सकता, ये वाली बात समझो। बताओगे? अरे समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ सर। सो अब जैसे अगर मान लीजिए इसमें जो एग्जांपल्स होते हैं मेन वो ये होते हैं कि अगर एक ग्लास रॉड लिया, ग्लास रॉड इज अ इंसुलेटर। ग्लास रॉड के ऊपर आपने सिल्क क्लॉथ के साथ, ये क्लॉथ है मान लो, सिल्क क्लॉथ को रब किया, ये इंसुलेटर दोनों। जब आप इसको ऐसे रब करोगे सिल्क क्लॉथ से, तो जो ग्लास रॉड है दैट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो इसमें जंप कर जाते हैं और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाए। अब ऐसी ही एक और रॉड लेके अगर आपने सिल्क क्लॉथ से उसको रब किया, तो आप देखोगे कि वो दोनों ग्लास रॉड एक दूसरे के साथ रिपेल करने लगेंगे, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। ये जो है ऑब्जर्वेशन होती है, इस तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है। सो दिस इज द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। कौन पॉजिटिव बनता है, कौन नेगेटिव बनता है, एक्चुअली इसके लिए पूरी एक टेबल होती है। वो टेबल की हमें जरूरत नहीं है, याद करने की कोई जरूरत नहीं, बट समझो दैट ये फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक दूसरा सिल्क क्लॉथ लिया और ग्लास रॉड लिया, उनको रब करूंगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। हमेशा ही जब आप सिल्क और ग्लास लोगे, ये पॉजिटिव भी बनेगा, ये नेगेटिव भी बनेगा, ये फिक्स होता है। इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फैक्टर्स। उसको कुछ बोलते हैं ट्रिबो इलेक्ट्रिक करके बोलते हैं उसको, वो अभी हमारे मतलब नहीं है कुछ भी उससे। इतना ही काफी है इसमें, ठीक है। अब बाकी जो यहाँ पर मेथड्स हैं चार्जिंग के,
उनमें से कुछ तो आप पढ़ चुके ऑलरेडी और कुछ जो है बाद में पढ़ोगे। कुछ मैं बस लिख देता हूं यहां पर। एक होता है चार्जिंग बाय थर्मल एजिटेशन। आप किसी भी कंडक्टर को अगर गर्म करोगे, सफिशिएंट अगर एनर्जी उसको दे दी आपने, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी जगह छोड़ के बाहर आ जाते हैं। ऑल्सो नोन एज थर्माइनिक एमिशन। कई बार थर्माइनिक एमिशन भी होता है, तो वहां से भी आप चार्जिंग कर सकते हो बॉडी की। नेक्स्ट है चार्जिंग बाय फोटोइलेक्ट्रिक फिनोमेना। ये भी सबको मालूम है, ये मालूम है सबको। फोटोइलेक्ट्रिक फिनोमेना क्या होता है पता है सबको? अभी हम इनमें से बस नाम देख लो, पढ़ नहीं रहे इनके बारे में कुछ भी। चार्जिंग बाय डिके ऑफ पार्टिकल, मतलब रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी से भी चार्जिंग पॉसिबल है, चार्ज हो जाता है पार्टिकल। तो ये भी है जिनमें से हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे एकदम लास्ट में। बट अभी आपको ये पता होना चाहिए कि चार्जिंग के और भी मेथड्स हो सकते हैं। तो टोटल 6 मेथड्स हैं चार्जिंग के। सजेस्ट करूंगा आप खुद से पढ़ो इसको। एक बहुत ही स्पेशल एक्सपेरिमेंट होता है विच इज कॉल्ड मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में मैं कल आपसे पूछूंगा कि बताइए मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसके रिजल्ट से हमें क्या क्या बातें पता लगती हैं। इसके बारे में कल पूछूंगा मैं, आप लोग को करके आना है, पढ़ के आना है। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था ये पता करना है सबको। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, प्रोटॉन की खोज किसने करी, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, ये सब आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या क्या करना है? अब एक दो बातें और जो हमने छोड़ दिया था पहले, बात करते हैं। अब बताओ कि अगर मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, ये बड़ी सी न्यूट्रल बॉडी है सपोज, और यहां पर एक चार्ज बॉडी है पॉजिटिव, क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगी? तो ध्यान रखो, न्यूट्रल बॉडी will always slightly attract any charged body. Neutral body slightly attracts any charged body, चाहे पॉजिटिव होता चाहे नेगेटिव होता, because and this happens due to induction. ये सब इंडक्शन के कारण होता है। रीजन, पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या काम करेगा, भले ही कंडक्टर हो यहाँ पर ये या इंसुलेटर हो, इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता। इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ज्यादा पास में, और इधर की तरफ ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज पास में है तो इसको अट्रैक्ट करेगा ज्यादा तेजी से कंपेयर टू इन दोनों के बीच का रिपल्शन। सो यहाँ पर अट्रैक्शन जो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाती है और जो रिपल्शन फोर्स है वो कम हो जाती है। ठीक है, सो अट्रैक्शन इसमें हमेशा विन कर जाता है। अट्रैक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन रिपल्शन हो जाता है, और ये इस बात से इंडिपेंडेंट है वेदर ये नेगेटिव चार्ज था या पॉजिटिव चार्ज था, या फिर ये कंडक्टर था इंसुलेटर था। तो ये चार्ज बॉडी है, कोई भी चार्ज हो चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव, इट वोंट मैटर। और ये वाला आपका कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो, इट वोंट मैटर। कंडक्टर में भी होगा ये काम और इंसुलेटर में होगा। तो स्लाइट अट्रैक्शन विल बी देयर, ऑलवेज स्लाइट अट्रैक्शन विल बी देयर, स्लाइट अट्रैक्शन। तो न्यूट्रल बॉडी से हमेशा अट्रैक्शन होगा। सो कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द प्रूफ ऑफ चार्जिंग, मतलब प्रूफ ऑफ अ चार्ज बॉडी, 100% श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो आपकी वो बॉडी चार्ज है? तो द आंसर इज रिपल्शन। अगर कोई बॉडी किसी दूसरे को रिपेल कर रही है
दैट मीन्स वो दोनों की दोनों चार्ज हैं। अट्रैक्शन में हो सकता है एक बॉडी न्यूट्रल हो, लेकिन अगर रिपल्शन आ जाए दो बॉडीज के बीच में तो 100% श्योरिटी है दैट बोथ ऑफ द बॉडीज आर चार्ज, और ये भी पता है हमें कि दोनों पे सेम चार्ज होगा। प्रोटॉन एंड प्रोटॉन क्या करेगा? अट्रैक्शन रिपल्शन, बोलो। रिपल्सन। ये दोनों ही रिपल करेंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या करेंगे? स्लाइटली अट्रैक्शन। दे विल डू नथिंग। अब फिर कंफ्यूजन। अभी तो ये सिखाया कि भाई न्यूट्रल बॉडी स्लाइट अट्रैक्शन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की खास बात यह है कि ये न्यूट्रल इसलिए नहीं है कि इसमें बराबर पॉजिटिव नेगेटिव है, ये इसलिए न्यूट्रल नहीं है, इसलिए न्यूट्रल है कि इसमें चार्ज ही नहीं है। क्या ये वाली बात समझ रहे हैं? हाँ सर। इनफैक्ट मुझे ये बोलना ज्यादा करेक्ट रहेगा कि न्यूट्रॉन में इंडक्शन वाला कोई फंडा नहीं लगेगा। इंडक्शन जो है वो एटम्स का या फिर मॉलिक्यूल्स का फिनोमेना है, फंडामेंटल पार्टिकल्स पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ध्यान देना इस बात को, न्यूट्रल बॉडी न्यूट्रॉन के साथ नहीं होगा कुछ भी, न्यूट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन ले आओ चाहे प्रोटॉन ले आओ, कोई हाँ बाकी फोर्सेस लगती हैं, ग्रेविटेशनल होगा वो अलग बात है, तो ठीक है स्लाइट अट्रैक्शन होगा, बट वो इतना स्लाइट होगा पता भी नहीं लगा पाओगे, सो उससे वो नेग्लिजिबल है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर मे बी और भी अलग जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं वो सब हो सकती हैं इनके बीच में, बट हम बात कर रहे हैं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। सो अगर मैक्रोस्कोपिक न्यूट्रल बॉडी है, मैक्रोस्कोपिक बॉडी है न्यूट्रल, तो स्लाइट अट्रैक्शन आएगा क्योंकि उसमें चार्ज होता है और इंडक्शन होगा। बट इस वाले केस में नथिंग विल हैपन। ओके, यस सर। एंड फाइनली इसका जो प्रूफ था शायद वो भी मैं बता चुका हूं वैसे, लेकिन आई थिंक तब थोड़ा ब्रेक हो गया था, आवाज ब्रेक हो रहा था उस टाइम पर। देखो मैं तुम्हें बोला था कि इस वाले केस में इट वोंट मैटर कि इंसुलेटर है कंडक्टर है, उसका जो आपका एग्जाम्पल है वो ये है बेटा। देखो ये आपका स्केल था, स्केल को तो आपने रब किया, अपने बालों पर रब किया, तो ये तो हो गया चार्ज, इस वजह से फ्रिक्शन की वजह से चार्ज हो गया। लेकिन ये जो पेपर के छोटे छोटे पीसेस हैं इनको तो चार्ज नहीं किया था आपने, इनको तो चार्ज नहीं किया आपने, ये क्यों अट्रैक्ट होने लगे? ये क्यों चिपक जाते हैं इससे जाके? ये तो न्यूट्रल है। तो भले ही न्यूट्रल है बट स्टिल इसमें एक चार्ज इंड्यूस होता है, इंडक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि चार्ज हो जाते हैं वो, बट इंडक्शन की वजह से एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव या फिर उल्टा आ जाता है। इवन दो पेपर के पीस दे आर इंसुलेटर्स, दे आर नॉट कंडक्टर्स, तो इसी की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, ना कि इस पे कोई चार्ज आ गया कुछ ऐसा हो गया। सिमिलरली बलून को भी जब आप सर पे रगड़ते हो, बलून को सर पे रगड़ा तो बलून चार्ज हो गया, तो बाकी सरफेस पे क्यों चिपक जाता है? दीवार पे क्यों चिपक जाता है? दीवार तो न्यूट्रल है, तो दीवार इंसुलेटर भी है, और तो वो इसलिए अगेन फिर से उसका रीजन है इंडक्शन। आप इसको आगे एक अच्छे फिनोमेना के नाम से पढ़ोगे, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। एक्चुअली पोलराइजेशन इसका बेटर तरीका है बोलने का। इंडक्शन कंडक्टर्स पे होता है और यही प्रोसेस अगर हम इंसुलेटर पे करते हैं तो उसको पोलराइजेशन बोलते हैं। ऑलराइट, नाउ अब तुमने एक नाम लिया था यार क्वार्क, तो देख लो क्वार्क का क्या फंडा है। क्वार्क जो है एक्चुअली और भी ज्यादा फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलके बनते हैं, तीन तीन क्वार्क से मिलके बनते हैं। दोनों ही तीन तीन क्वार्क से मिलके बनते हैं।
क्वार्क जो है इन टोटल देयर आर ऑफ 6 टाइप्स। अरे सुनाई दे रही मेरी आवाज सबको? हाँ सर। यस सर, यस सर। हाँ सर। हाँ, तो प्रोटॉन में भी 3 क्वार्क होते हैं, न्यूट्रॉन में भी 3 होते हैं। अब टोटल तो वैसे क्वार्क जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स। अब 6 इसलिए डिफरेंट नहीं है कि 3 इसमें और 3 इसमें है, इसके टाइप ही अलग होते हैं, 6 होते हैं अलग टाइप के, ठीक है। उनमें जो चार्ज होता है वो फ्रैक्शनल चार्ज होता है, कुछ में E/3 होता है, कुछ में 2E/3 होता है, कुछ में पॉजिटिव कुछ में नेगेटिव, दोनों ही टाइप के चार्जेस हो सकते हैं। अब मुझे 3 से मिलकर बनाना है, तो बता सकते हो क्या पॉसिबिलिटी है, न्यूट्रॉन कैसे बनेगा? न्यूट्रॉन कैसे बनेगा? एक ये वाला चार्ज ले लेंगे, नेगेटिव ई वो माइनस इसके और opposite वाले, पॉजिटिव। ठीक है। प्रोटॉन कैसे बनेगा? लेकिन जनरली आपका एक होता है अप क्वार्क which is plus 2/3 of electronic charge, और एक होता है डाउन क्वार्क which is minus 1/3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये आपके बेसिकली 2 टाइप के क्वार्क होते हैं, और इनके साथ अगर हमने इलेक्ट्रॉन भी ले लिया तो इलेक्ट्रॉन अपने आप में अलग एक फंडामेंटल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन किसी क्वार्क से मिलके नहीं बनता, वो एक अलग फंडामेंटल पार्टिकल है। ये 3 मिलके ही आपके नॉर्मल जितने भी मैटर पाए जाते हैं दुनिया में, जितना भी मैटर है, जितना भी मटेरियल, जितने भी एटम्स हैं, सब इन्हीं तीनों चीजों से मिलके बने हैं, ये माना जाता है सब। अब ये तो सिर्फ 2 ही क्वार्क हो गए, 2 से ही ये दोनों बन जाते हैं, ठीक है। तो बता सकते हो प्रोटॉन में कितने अप और कितने डाउन लगेंगे? प्रोटॉन में प्रोटॉन किससे मिलके बनेगा? प्रोटॉन विल बी अप अप एंड डाउन, 2 अप ले लो और 1 डाउन ले लो, और न्यूट्रॉन डाउन ले लो, ठीक है। मार्को बोलो। MARCO इतनी बातें क्लियर सबको? यस सर। आ जाओ, ठीक है। नाउ कूलाम्स का पूरा नाम पता है किसी को? साइंटिस्ट का पूरा नाम मालूम है? कूलाम का पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टस कूलाम, ऑगस्टिन कूलाम। सो चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने ये लॉ ऑब्जर्व किया एंड ही प्रेजेंटेड लाइक दिस, दैट व्हेनेवर देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, ध्यान देना वर्डिंग पे, पॉइंट चार्जेस की बात चल रही है, जिनके मैग्नीट्यूड्स Q1 एंड Q2 हैं रिस्पेक्टिवली, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r। तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, एंड दैट फोर्स इज proportional to the product of the charges, inversely proportional to the square of the distance between them, which is also known as inverse square law। ये हमने ग्रेविटेशन में भी देखा होगा आप लोगों ने। And now when you combine these two you will get this thing, this is Coulomb's law। उसके बाद यहां पर एक कांस्टेंट आएगा which is called Coulomb's constant, K Q1 Q2 by R square। K is called Coulomb's constant। K का वैल्यू 9 into 10 to the power 9। यूनिट बताएगा कोई मुझे इसकी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। गुड। और आपको देख के नाउ अभी बिना कुछ बोले कि क्यों ऐसा करते हैं, आप ये जान लो कि K को हम 4 pi epsilon naught लिखते हैं, where epsilon naught is permittivity
ऑफ फ्री स्पेस. फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम. और आप फिर एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू होगी यार, एक सभी की वैल्यू है. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8. ये जरूरत नहीं है याद करने की, हाँ नोटबुक में लिखे होगा तो अच्छा रहेगा. सर 8.854 into 10 to the power minus 12. कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. First property is this force is a central force. Central force क्या होता है बेटा? It is a central force, मतलब ये जो force होगी it will pass through, it will lie along the line joining particles. Lie along line joining the particles. Follows superposition principle and फाइनली यही फोर्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मीडियम अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स. बहुत इंपॉर्टेंट. ग्रेविटेशनल फोर्स को फर्क नहीं पड़ता था कि आप कौन सा मीडियम लेके चल रहे हो बीच में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था. जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डिपेंड करती है कि बीच में क्या रखा हुआ है दोनों चार्जेस के बीच में. वाटर है, एयर है, वैक्यूम है, ऑयल है, उन सब बात से फर्क पड़ेगा. कैसे फर्क पड़ेगा वो देखेंगे अभी, डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन फर्क पड़ेगा. एंड फाइनली ये हालांकि हम बाद में भी लिख सकते हैं बट ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is conservative in nature. इनमें से कोई भी पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं है तो पूछो. किसी भी पॉइंट में लग रहा है कि यार ये कैसा आया, देन सिंपली आस्क. ओके, तो इस वाले पॉइंट पर हम वापस से आएंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, इस वाले पॉइंट को याद भी दिलवाना आप, इस वाले पॉइंट को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. अभी के लिए कुछ बस सिंपल एग्जांपल्स हैं, वो देख लो. 10-15 मिनट है हमारे पास, उसमें कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए. फर्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें कैसे सॉल्व करना है. पहला तो आप जो है ना सब लोग एक क्विक कैलकुलेशन करके बताओ फटाफट से. मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है आप लोगों के पास. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू पता है 1.6 10 to the power -19 कूलम. मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी पता है. कितना होता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन? बोलो बच्चों. वन 1.9 into 10 to the power -31 kg. गुड. के का वैल्यू पता है आपको और जी का वैल्यू पता है. The mass of electron to 9.1 into 10 to the power -31 kg होगा. सही है, गुड, थैंक यू. 9.1. सो ये सारी चीजें हमें पता है ना, केजी. ओके, 2 इलेक्ट्रॉन को 1 मीटर अपार्ट रखा हमने. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालिए दोनों के बीच में फटाफट से. एंड आई वांट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली. पूरा कैलकुलेशन नहीं जाता मैं आपसे. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आएगा ये बताना है.
होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लीजिए ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल यू हैव पुट 3 चार्जेस, identical charges. Side length is A. Now you will tell me the electrostatic force. Okay. क्या आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. है ना? जब तक मैं आपको Q और A की वैल्यू ना दूं, K की वैल्यू ही मत डालना तब तक। K को K ही रहने दो। तो कैसे आया? ये वाला फोर्स ऐसे लगाएगा, रिपेल करेगा, ये ऐसे लगाएगा, रिपेल करेगा, ये एंगल 60 आ जाएगा। ये मान लो दोनों तरफ फोर्स F1 मैग्नीट्यूड बराबर हो गई। F1 का वैल्यू आपको मालूम है, जबकि F का वैल्यू कितना आएगा? ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं 60 डिग्री पर। याद हो अगर आपको तो ऐसे में आंसर 2F1 cos एंगल बाय 2 होता था आंसर, अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं। तो कितना आ जाएगा ये? √3F1, तो ये वैल्यू आ जाएगी। दो इक्वल वेक्टर्स एट एन एंगल थीटा हैं अगर, तो उनका रिजल्टेंट, उनका एडिशन फाइंड वैल्यू ऑफ Q। That would be all.